नमस्कार, गुड न्यूज इंडिया के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार। ब्रेकिंग न्यूज के रेस से हटकर खबरें कुछ अच्छी भी हैं और ऐसी ही खास खबरें हम आपके लिए इस कार्यक्रम गुड न्यूज इंडिया में लेकर आए हैं, जो सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी हैं और देश के कोने कोने से हम उन्हें चुनकर आपके लिए लाए हैं। ये खबरें आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा भर देंगी और आपके चेहरों पर लाएंगी मुस्कान। आए दिन समाज में हो रही अपराध की घटनाओं को सुनकर हमें ऐसा लगने लगता है मानो सब कुछ गलत ही हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत कुछ है जो अच्छा हो रहा है, सकारात्मक हो रहा है। बस जरूरत है उसे देखने की, उससे सीख लेने की और समाज में अपना भी योगदान करने की। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारी यही कोशिश रहती है कि हम समाज से इन्हीं अच्छी खबरों को चुन चुनकर आप तक पहुंचाएं। तो शुरू करते हैं अच्छी खबरों का शो गुड न्यूज इंडिया। और गुड न्यूज इंडिया की शुरुआत करेंगे गुजरात के एक खास स्कूल की खबर से। शहला, खास मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने कई दफे देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा सरकारी स्कूलों की बदहाली की कहानी, लेकिन ये एक ऐसा खास स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, जो कई मायनों में खास है। यहाँ पर कंप्यूटर और वाईफाई के माध्यम से शिक्षा दी जाती है और उसके अलावा आधुनिक तकनीक से यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, इस गांव के लगभग 170 बच्चे आज इंटरनेट, वाईफाई और कंप्यूटर के माध्यम से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और ये इनके माता पिता और इस गांव के लोगों की मेहनत का ही नतीजा है कि जो ख्वाब उन्होंने देखा था वो ख्वाब आज पूरा हो गया है। ये बच्चे न केवल शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं बल्कि रोचक तरीके से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अहमदाबाद से करीब 150 किलोमीटर आगे सुरेंद्रनगर जिले के गांव टीडाना की आबादी भले ही केवल 850 की हो, पर यहाँ के स्कूल में पढ़ाई का काम किसी भी शहरी स्कूल को मात देती नजर आ रही है। ग्रामीण अंचल टीडाना के करीब 170 बच्चे आज इंटरनेट, वाईफाई, कंप्यूटर से अपना शिक्षा कार्य कर रहे हैं। ये सरकारी प्राइमरी स्कूल गांव के उन लोगों की मेहनत का नतीजा है जो अपने बच्चों की शिक्षा बेहतर देखने का ख्वाब संजोते थे। यहाँ बच्चे दुनिया भर के विषयों की न केवल जानकारी पाते हैं बल्कि रोचक तरीके से पढ़ते भी हैं। हम ये सब कंप्यूटर, इंटरनेट और प्रोजेक्टर रूम का उपयोग करके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिकता से परिचित हो और हमारे प्रधानमंत्री का जो ख्वाब है कि भाई डिजिटल इंडिया, वो एक छोटे से गांव का बच्चा भी उसका उपयोग कर सके। टीडाना गांव के इस प्राइमरी स्कूल में कंप्यूटर लैब भी है और छात्र कंप्यूटर के जरिए अपनी गुत्थियां सुलझाते नजर आते हैं। कंप्यूटर के जरिए बच्चे यहाँ न केवल ज्ञान अर्जित करते हैं बल्कि अपनी पढ़ाई, सेशन, एग्जाम्स और नतीजे भी कंप्यूटर पर खुद ही पा लेते हैं। ग्रामजनों के सहयोग से हमने वाईफाई स्कूल का निर्माण किया है और वाईफाई स्कूल में जैसा ही इंटरनेट कनेक्शन मिलता है, हमारे बच्चों को शिक्षण में उपयोगी जितने भी शैक्षणिक ब्लॉग है, उस ब्लॉग जगत में से MP3 है, PDF फाइल है, एक्सेल फाइल है, उन सबको हम डाउनलोड करके बच्चों के शैक्षणिक हेतु डाउनलोड करके उपयोग करते हैं। डिजिटल इंडिया की योजना है, उसको साकार करने की तरफ हमारा ये पहला कदम है। इसमें भी हम कंप्यूटर का पूरी तरह इस्तेमाल करते हैं। इस स्कूल को आम से खास बनाने में गांव के लोगों और अभिभावकों की मेहनत और उनका जज्बा छिपा हुआ है। जन भागीदारी से आधुनिक बने इस स्कूल में वाईफाई प्रोजेक्ट के माध्यम से छात्रों को देश दुनिया की पूरी जानकारी मिल रही है। स्कूल में दूसरे देशों के समय दिखाती 5 घड़ियां भी यहाँ लगाई गई हैं। इस स्कूल में किताब से हटकर चित्र, रोचक कहानियों और गाने के साथ ऑडियो वीडियो माध्यम का भी भरपूर उपयोग हो रहा है। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले का टीडाना गांव भले ही छोटा हो पर अच्छी सोच के साथ शुरुआत बड़ी है। इस स्कूल की प्रगति के पीछे ग्रामीणों और अभिभावकों का होना दर्शाता है कि ये पहल और भी जगहों पर की जा सकती है। जरूरत है तो बस इच्छा शक्ति की। ये स्कूल देश के बाकी स्कूलों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है और पथ प्रदर्शक भी। गुड न्यूज इंडिया के लिए सुरेंद्रनगर से बकुल त्रिवेदी की रिपोर्ट। शहला, आपने ये देखा होगा कि सरकारी स्कूलों को लेकर हमारा रवैया हमेशा आलोचनात्मक रहता है, लेकिन गुजरात के इन अभिभावकों ने दिखा दिया है कि जहां चाह वहां राह।
बिल्कुल। निखिल, आपने कभी जेल के बारे में सुना है? जब हम जेल के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक चारदीवारी आती है जहां पर कैदी सफेद कपड़े पहने हुए बैरक में बैठे हुए हैं। लेकिन आज हम अपने दर्शकों को एक ऐसी जेल में लेकर चलते हैं जहां पर ना तो कोई चारदीवारी है, ना कोई बैरक है। यहाँ के कैदी काम धंधा करने के लिए बाहर भी जाते हैं और शाम को वापस जेल आ जाते हैं। और शैला, आपने पिछले दिनों खबरों में सुना होगा या कई बार पढ़ा होगा कि जेल से संगठित अपराध चलाए जाते हैं, मोबाइल बरामद होते हैं, इस तरह की तमाम नकारात्मक खबरें। लेकिन जेलों से भी सकारात्मक खबरें मिल सकती हैं, वहां से भी गुड न्यूज बन सकती है। और इसके लिए ले चलेंगे हम आपको मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, जहां है खुली जेल। जेल की रोटी लाचारी की थी, ये रोटी शान की होगी। हम अपना पसीना बहाकर जिंदा अनाज पेट भर खाएंगे। 1957 में रिलीज हुई वी शांताराम की फिल्म 2 आंखें 12 हाथ आप में से तमाम लोगों ने देखी होंगी। यह फिल्म गांधी जी के हृदय परिवर्तन के दर्शन से प्रेरित होकर 6 कैदियों में सुधार लाने के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में जेलर आदिनाथ की मुख्य भूमिका निभा रहे वी शांताराम कुछ खूंखार कैदियों को जेल से बाहर एक पुराने फार्म हाउस में ले जाकर उनका हृदय परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं और अंततः उनमें सुधार भी लाते हैं। ये तो रही फिल्म की बात, लेकिन खुली जेल की ये फिल्मी कहानी अब कुछ जगहों पर हकीकत में तब्दील हो रही है। किसी भी व्यक्ति को सुधारा जा सकता है, बशर्ते उसे मौका दिया जाए और समाज भी उसका साथ दे। इसी धारणा को सच साबित कर रही है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की ये खुली जेल। आप सोच रहे होंगे कि जब जेल है तो ये खुली कैसे होगी? जी हाँ, यहाँ कोई बंधन नहीं है। क्या जेल में कोई पतंग उड़ा सकता है? क्या जेल में कोई गेहूं और मक्का सुखाता है? क्या जेल में सास बहू ठंड की दोपहर में धूप सेक सकती हैं? ये सवाल इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में जरूर उठ रहे होंगे। लेकिन होशंगाबाद की खुली जेल में ये सब कुछ होता है। यहाँ कैदी पलंग पर लेटकर हाथ में टीवी का रिमोट लेकर चैनल भी बदलते हैं और रोजगार के लिए जेल के बाहर भी जाते हैं। इतना ही नहीं, कैदी जेल में भी रहकर अपनी आजीविका बखूबी चलाते हैं। इन कैदियों के लिए बाकायदा एक 1 BHK कुटिया भी बनाई गई है। आइए दिखाते हैं आपको इनकी कुटिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस जेल में कौन सा अपराध करने वाले कैदी रहते होंगे? इतनी सुख सुविधा किन कैदियों को मिलती होगी? तो लीजिए, अब आप सुन भी लीजिए। जो खुली जेल में आप रह रहे हैं, कैसा लगता है आपको? यहाँ पे कैसे रह रहे हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है, अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है जी। मतलब घर जैसा ही आपको लग रहा है कि जेल जैसा जो आप लगता है आपको? नहीं, घर जैसा लग रहा है, परिवार के साथ है, बिल्कुल घर जैसा ही। यानी यह कैदियों के व्यवहार पर निर्भर करता है ये इस जेल में रहेंगे या नहीं। यानी चाल, चलन और चरित्र को सुधारने के लिए कैदियों में होड़ लगी हुई है। गुड न्यूज इंडिया के लिए होशंगाबाद से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और गुड न्यूज इंडिया में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद भी अच्छी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जी हाँ, ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि कर्नाटक के बाद अब गुजरात में भी स्मोकलेस विलेज की शुरुआत हो चुकी है। किन मायनों में खास है ये स्मोकलेस विलेज, देखिए ब्रेक के बाद। एक मिस्ड कॉल में क्या रखा है? एक मिस्ड कॉल देने से क्या बदल सकता है? एक मिस्ड कॉल देने से आंखों की मायूसी चमक में बदल सकती है। हेलो हेलो। और उम्मीदें, वो शायद पक्के इरादों में। एक मिस्ड कॉल देने से नए रास्ते खुल सकते हैं। जिंदगी का नजरिया बदल सकता है, घर वालों का रवैया बदल सकता है, और लोगों की नजरें भी, और आने वाला कल भी। हमारी तरह अपना मनपसंद कोर्स चुन चलिए सफलता की राह पर। मिस्ड कॉल दीजिए 08800055555 पर। हुनर है तो कदर है। एक बढ़िया सा CFL लैम्प देना। ये लीजिए। ये बढ़िया है, इसकी क्या गारंटी है? ये देखिए, इस पर ISI का निशान है, जो किसी भी प्रोडक्ट को कड़े परीक्षण से गुजरने के बाद ही दिया जाता है। हर CFL लैंप पर ISI का निशान अनिवार्य है। पर कैसे पता चलेगा कि ये ISI मार्क असली है? असली ISI मार्क के साथ मानक का नंबर और उत्पादक का 7 अंकों का लाइसेंस नंबर भी होता है, समझी? ISI का निशान, क्वालिटी गारंटीड। जागो ग्राहक जागो।
चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद गुड न्यूज इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। निखिल, पर्यावरण प्रदूषण को लेकर पूरी दुनिया भर में चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, लेकिन हमारे देश के छोटे छोटे से गांव अनोखी पहल कर रहे हैं। कर्नाटक के बाद अब गुजरात का गोविंदपुरा गांव पूरी तौर से धुआं रहित गांव हो गया है। यहाँ की महिलाएं अब लकड़ी पर, चूल्हे पर खाना नहीं बनाती हैं, बल्कि LPG का इस्तेमाल करती हैं। और शैला, आपको मालूम है कि ये कर्नाटक में एक आंदोलन का रूप ले चुका है। 30 गांव वहां पर धुआं रहित हो चुके हैं और अब गुजरात की में शुरुआत हो चुकी है। बारी गुजरात की है और गुजरात में भी ये पहला गांव जो धुआं रहित बना है, उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। गांव की महिलाओं ने ये ठान ली कि अब और केरोसिन और लकड़ी के चूल्हे पर खाना नहीं बनाएंगी। ये है उत्तर गुजरात के मेहसाणा में बसा गोविंदपुरा गांव। वैसे तो ये एक आम गांव जैसा ही है, लेकिन अब ये खास बन चुका है। गुजरात के इस गांव में धुएं का नामो निशान नहीं है, या फिर धुआं मुक्त रसोई कहें तो बेहतर होगा। कड़ी तालुका के इस छोटे से गांव के मुखिया और गांव वालों के प्रयास से ये संभव हो पाया है कि अब यहाँ के हर घर में LPG कनेक्शन हो गया है। पहले जहां गांव की महिलाएं खाना पकाने के लिए लकड़ी, कोयले या फिर केरोसिन का इस्तेमाल करती थीं और उससे निकलने वाले धुएं से दो चार होने को मजबूर थीं, वहीं अब गांव के घर घर में गैस की सुविधा है। गांव की कुल 600 की आबादी में लगभग 60 परिवार मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। हमारे गांव ने ये नियम किया है कि भाई हमारे गांव को स्मोकलेस विलेज बनाना है, इसलिए सभी गांव वालों ने साथ सहकार देकर सपोर्ट करके पूरे गांव में लकड़ियां जलाने का बंद कर दिया है और सभी लोग गैस ही यूज करते हैं। सब गांव लोगों ने यह संकल्प भी किया है कि यहाँ का प्रदूषण है जो वो हम मुक्त कर देंगे गांव को प्रदूषण से। इसी को देखते हुए गांव को पूरी तरह से LPG में रूपांतरित करने का काम शुरू किया गया। आज यहाँ के घरों के रसोई में धुएं का नामो निशान नहीं है और महिलाओं का स्वास्थ्य भी सुरक्षित है। हमारे गांव में हम सभी लोग गैस का ही उपयोग करते हैं, कोई लकड़ी नहीं जलाता और गांव में धुआं भी नहीं चलता। हमारा गांव प्रदूषण मुक्त है। मुफ्त में मिलती लकड़ियों और केरोसिन को छोड़ गांव वालों को LPG की तरफ मोड़ना एक चुनौती भरा काम था, लेकिन गांव के बड़े बुजुर्गों के नेतृत्व में शुरू की गई इस मुहिम में आखिरकार सफलता मिली और आज इस गांव को गुजरात का पहला स्मोकलेस गांव होने का सम्मान भी हासिल हुआ है। गुड न्यूज इंडिया के लिए अहमदाबाद से प्रवीण सोलंकी की रिपोर्ट। निखिल, भोजन हमारे लिए कितना आवश्यक है ये तो हम आप सब जानते हैं। भोजन के बगैर हम जीवित भी नहीं रह सकते, लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारी जगहों पर शादियों पार्टियों में खाना बनता है और उनमें से बहुत सारा खाना बच जाता है, उसे फेंक दिया जाता है। जबकि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 2 जून की रोटी तक मैसर नहीं है। ऐसे लोगों की मदद के लिए महाराष्ट्र के औरंगाबाद के कुछ लोग आगे आए हैं। उन्होंने भोजन बैंक की स्थापना की है और इस भोजन बैंक के अलावा मुंबई में टिफिन की सप्लाई करने वाले, जो टिफिन की डिलीवरी करते हैं डब्बा वाले, वो भी आगे आए हैं और उन्होंने अभियान के तौर पर चलाया है कि भूखों को
अब वो 2 वक्त की रोटी मुहैया कराएंगे। और इसके लिए जैसा कि आपने बताया, शादी में और दूसरे आयोजनों में, बड़े आयोजनों में जहां खाना बच जाता है, वो खाना वो वेस्ट नहीं होने देते, ऐसे लोगों से कांटेक्ट करते हैं और फिर गरीबों में वो खाना ले जाकर डब्बा वाले वितरित कर रहे हैं। भूखे को रोटी देना सबसे बड़ी इंसानियत है और मानवता की इसी धर्म का पालन करने के लिए आगे आए हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के 4 दोस्त। इन चारों ने गरीबों, असहायों और भुखमरी से जूझ रहे लोगों के लिए एक भोजन बैंक स्थापित किया है। जैसा कि नाम से ही साफ है, इस रोटी बैंक या भोजन बैंक का मकसद गरीब और असहाय लोगों को रोजाना 3 वक्त का खाना मुहैया कराना है। ये ब्रेड बैंक शहर के हारून मुकाती सेंटर की तरफ से चलाया जाता है और इससे करीब 250 लोग जुड़े हुए हैं। ये लोग अपना बचा हुआ ताज़ा खाना इस बैंक को देते हैं। यही नहीं, इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ताज़ा खाना बनाकर बैंक को देते हैं ताकि कोई भूखा न रहे। शादी, पार्टियों और बड़े आयोजनों में बचा हुआ खाना भी इस बैंक में आता है। इन सब के जरिए रोजाना तकरीबन 750 खाने के पैकेट्स तैयार किए जाते हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इलाके में कोई भी व्यक्ति भूखा पेट न रहे। भूख से लड़ने का विचार आने पर चारों मित्रों ने हारून मुकाती सेंटर के जरिए इसकी शुरुआत की। हमने हमारे वालिद के नाम पे हारून मुकाती इस्लामिक सेंटर की स्थापना की। उसी के अंदर हम लोग ने ये रोटी बैंक का एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। हम लोग देखते हैं कि यार शहर के अंदर गरीबी, भुखमरी बहुत ज़्यादा है, किसान परेशान है। आज हमारे शहर के अंदर काफ़ी किसान बाहर के लोग यहाँ शिफ्ट हुए हुए और रोज़ी रोज़गार का मसला बहुत बड़ा है शहर के अंदर। खाने वाले 10 लोग हैं, 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, कमाने वाला एक इंसान है। तो हमने सोचा कि कुछ नया करके रोटी बैंक की स्थापना हमने वो हिसाब से की। ब्रेड बैंक ने शहर के निवासियों से बैंक में भोजन दान देने का अनुरोध किया है ताकि वे इसे गरीबों में बांट सकें। ये बैंक गरीबों के लिए राहत का माध्यम है। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं और कुछ इसी तर्ज पर मुंबई में टिफिन डिलीवरी करने वाले डब्बा वालों ने भी गरीबों को 2 वक्त की रोटी मुहैया कराने का बीड़ा उठाया है। डब्बा वाले शादी, ब्याह और दूसरे बड़े आयोजनों के दौरान बचे हुए खाने को ले जाकर गरीबों में बांट रहे हैं। इस अभियान के तहत लोगों के लंच बॉक्स की डिलीवरी करने वाले डब्बा वालों के संगठन ने शहर के तमाम केटरर्स और वेडिंग प्लानर्स से संपर्क स्थापित किया है। उनके जरिए वो समारोह के दौरान बचे हुए खाने को गरीबों तक मुफ्त में पहुँचा रहे हैं। वो जो अपना गरीब लोग जो रास्ते में बैठता है, वो ठेसे पे बैठता है, कोई बिल्डिंग का नीचे बैठता है, दुकान का साइड में बैठता है, सबको खाना खिला देगा। वो नाले में डालेगा, गटर में डालेगा तो अच्छा नहीं लगता है उसको, किसने मुंह में लग जाएगा, वो खाना खिलेगा तो अच्छा लग जाएगा। डब्बा वालों के संगठन ने इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर 9867221310 या 9867221310 जारी किया है। इस नंबर पर कॉल करके कोई भी गरीबों के लिए मुफ्त में खाना दे सकता है। कई दशकों से मुंबई में दूर दराज लोगों तक एक जटिल सेवा प्रणाली के जरिए उनका लंच बॉक्स पहुंचाने में माहिर इन डब्बा वालों ने अब गरीबों को खाना खिलाने का ये नया अभियान चलाया है जो इन्हें बेहद सुकून देता है। चाहे ये औरंगाबाद का रोटी बैंक हो या फिर मुंबई के डब्बा वालों की मुहिम, ये हम सभी को सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हमारे आसपास कोई भूखा सो रहा है तो हमारे हलक से भी निवाला नहीं उतरना चाहिए। सिर्फ अपना पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं, लेकिन असली सुख दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखने में ही है। और कार्यक्रम में यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद भी अच्छी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 2 बूंद जिंदगी के, इन्हीं 2 बूंदों ने इस देश को पोलियो से आजादी दिलाई। इन जैसे हजारों नायकों ने मीलों का सफर तय किया, हर बच्चे तक इन 2 बूंदों को पहुंचाया। लेकिन देखिए, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अभी भी भारत में बच्चों को पोलियो और अन्य बीमारियों के टीके लगवाने हैं ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जी सके।
17 जनवरी को अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और कहा भी जाता है कि भूखों को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है, और इस पुनीत काम में सिर्फ भोजन बैंक चलाने वाले या डब्बा वाले ही नहीं, हम और आप भी इसमें आगे आ सकते हैं। निखिल, सच्ची लगन और मेहनत हो तो किसी भी मंजिल को पाना आसान हो जाता है, और कुछ ऐसा ही कारनामा करके दिखाया है मुजफ्फरपुर जिले के एक प्रगतिशील किसान दिनेश ने। दिनेश ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत से वहां के करीब 50,000 किसानों की जिंदगी बदल दी है। मुजफ्फर जिले के सकरा प्रखंड के मचही गांव के 40 वर्षीय युवा किसान दिनेश कुमार आजकल काफी चर्चा में हैं। दिनेश कुमार ने जैविक खेती कर क्षेत्र में एक मिसाल कायम की है। पहले किसान खेती में नुकसान होने पर खेती से मुंह ही मोड़ लिया करते थे, लेकिन ऐसे किसानों को दिनेश ने जैविक खेती की राह दिखाई। दिनेश कुमार की सलाह के मुताबिक खेती करके अब ये किसान 5 से 10 लाख रुपए सालाना तक लाभ कमा रहे हैं। नई तकनीक से खेती करके दिनेश ने खुद के साथ साथ लगभग 50,000 किसानों की जिंदगी बदल दी है। आज दिनेश को इलाके में किसानों की जिंदगी में बदलाव करने वाले चेंज एजेंट के रूप में देखा जा रहा है। दिनेश के इस बेहतर कार्य के लिए उन्हें कई पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। दिनेश ने 2001 में हरियाणा में जैविक खेती व कृषि यांत्रिकरण की ट्रेनिंग की और कई शोध अध्ययन किए। दिनेश की सफलता की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बिहार के कई जिलों में दिनेश ने किसानों का समूह तैयार करवाया है जो अलग अलग फसलों, फलों और सब्जियों की खेती करते हैं। दिनेश अपनी 8 एकड़ की जमीन के अलावा अतिरिक्त 135 एकड़ की जमीन लीज पर लेकर खेती कर रहे हैं। वो अन्य किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाते हैं। पहले इस गांव में खेती का ये हाल था कि इससे अपनी आजीविका चलाना भी मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब जैविक खेती और नई तकनीक के इस्तेमाल से तस्वीर बदली है। अभी मेरे पास 135 एकड़ लीज पर ज़मीन है, कुछ 8 एकड़ अपनी ज़मीन है, और इसके अलावा मैं किसानों को जहाँ भी समूह और किसान क्लब का गठन है उनको गाइड करके मैं खेती करवाता हूँ। और उस उत्पादन को मेरा एक ही है कि जो समय से पहले लगाना है या समय के बाद लगाना है, मार्केट को देखते हुए पूरा डाटा है कि किस मार्केट में किस प्रोडक्ट का कहाँ पर वैल्यू मिलेगा। उस आधार से हम खेती फार्मर को कराते हैं, सलाह देते हैं। इनकी सब्जियों को कई निजी कंपनियां और सुपरमार्केट्स अपने आउटलेट के लिए खरीद रही हैं। हम लोग जो भी कार्य करते हैं खेती के बारे में, जैविक खेती पर हम लोग विशेष रूप से फोकस करके करते हैं। प्राकृतिक खेती, सहज खेती कहिए, वर्मी कंपोस्ट बेस्ड खेती कहिए, जो भी हम लोग करते हैं, दिनेश जी हम लोग के प्रेरणा स्रोत रहते हैं और उनके मार्गदर्शन में हम लोग तरह तरह का प्रयोग करते रहते हैं। नई तकनीक से खेती को आगे बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने वाले दिनेश ने 20-20 किसानों के 115 किसान क्लब बनाए हैं। इस समूह व किसान क्लब को अभी तक 3 करोड़ 6 लाख रुपए का लोन किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिल चुका है। प्रगतिशील किसान दिनेश आज हजारों किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। दिनेश ने अथक परिश्रम, दूरदर्शिता और नए प्रयोगों से अपने इलाकों में खेती की तस्वीर बदल दी है। उम्मीद है कि दिनेश जैसे लोग ही देश में नई कृषि क्रांति के वाहक बनेंगे। मुजफ्फरपुर से गुड न्यूज इंडिया के लिए संतोष कुमार, डीडी न्यूज। लेकिन हिमांशु उजला जी का मेल आया है गुड न्यूज के मेल पर। वो लिखते हैं कि गुड न्यूज इंडिया कार्यक्रम उन्हें बहुत पसंद आ रहा है। साथ ही इन्होंने कई सारे सुझाव भी दिए हैं कि किस तरह से हम अपने कार्यक्रम को और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं, रोचक बना सकते हैं। बिल्कुल चला, ढेरों पत्र हमें अपने दर्शकों का मिल रहा है। और उसके अलावा श्रीराम टी, जैसा कि आपने बताया श्रीराम टी है, उन्होंने भी लिखा है कि ये कार्यक्रम उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और इसी तरह डॉक्टर हेमंत कुमार हैं गोराडी भागलपुर से, ये बिहार से हमें चिट्ठी लिखते हैं कि ये कार्यक्रम उन्हें बेहद
बेहद पसंद आ रहा है और डॉक्टर हेमंत कुमार हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, ये लिखते हैं। तो इस तरह के ढेरों पत्र हमें मिल रहे हैं, आपकी ढेरों प्रतिक्रिया हमें मिल रही है। तो निखिल, आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। हमारा आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आप सभी दर्शकों को हमारे ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है आप हमें लगातार लिखते रहिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपकी इन प्रतिक्रियाओं से हमें प्रेरणा मिलती है। तो फिलहाल हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप हमें अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं ddgoodnewsindia@gmail.com पर। और दर्शक मित्रों, इन प्रतिक्रियाओं के अलावा अगर आपके पास कुछ अच्छी, सार्थक, सकारात्मक खबरें भी हों, कहानियां भी हों, तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं इस जीमेल के आईडी पर। और इसके अलावा अगर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और सकारात्मक वीडियोस भी हों तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। अगर वो हमारे मानकों पर खरे उतरते हैं तो हम जरूर उसे अपने इस कार्यक्रम में स्थान देंगे। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।